Hi everyone, I am Ishita Khurana, first professional MBBS student from Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका कि कैसे हम फिज़िकल केमिस्ट्री लास्ट डेज में अगर हमने छोड़ दिया है, अभी हमसे नहीं हुए कुछ टॉपिक्स, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेपरेट स्ट्रैटेजी वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं, अपने चैनल पे कर दी थी काफ़ी पहले। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना एंड आई होप वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है फिजिकल केमिस्ट्री से, या फिर जैसे फिजिक्स जिनकी वीक है और उनको लगता है हमें फिजिकल केमिस्ट्री भी हमसे नहीं हो रही है, तो हम क्या करें। तो आपको क्या करना है, देखो मैं एक चीज़ बहुत सिंपल सी आपको बताऊंगी कि अगर आपकी फिजिक्स भी आपको लगता है वीक है ना, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि फिजिकल केमिस्ट्री में चाहे मैथमेटिकल अप्रोच हो, बट दैट इज स्टिल मच ईजियर देन फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स टफ लगती है, हाउएवर फिजिक्स इज ऑल्सो नॉट टफ। फिजिक्स में भी काफ़ी चीज़ें समझने की है जो आप समझ लोगे तो आपको आसान लगेगी बहुत। बट अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स मुश्किल है, तो फिजिकल केमिस्ट्री उससे कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी होती है। तो इस डर से कि हमारी फिजिक्स वीक है हम फिजिकल केमिस्ट्री भी नहीं करेंगे, वो मत करना बिल्कुल, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी आसान है। और मैं आज आपको चैप्टर वाइज थोड़ा सा बताऊंगी कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हो और कौन से चैप्टर्स आपको करने चाहिए, कौन से चैप्टर्स में कैसे आप अप्रोच करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 11th के चैप्टर से। 11th के चैप्टर में सबसे पहले आता है मोल कंसेप्ट, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मतलब पूरी जो फिजिकल केमिस्ट्री है कहीं ना कहीं बेस्ड है, और आप देखोगे कि बहुत सारे चैप्टर्स में लिंक आएगा मोल कंसेप्ट का। तो एटलीस्ट मोल कंसेप्ट आप अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर आपने वो कर लिया आपको लगेगा कि एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, बट एक्चुअली उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वो वही चीज़ें यूज होती हैं। तो मोल कंसेप्ट अच्छे से कर लेना बिल्कुल। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी है कि फिजिक्स से रिलेशन है, तो हो सकता है अभी केमिस्ट्री में एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, बट फिजिक्स में भी एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो मिला के काफ़ी वेटेज हो जाती है। तो वो ये दोनों चैप्टर्स मत छोड़ना, ट्राई करो कि ये तो आप एटलीस्ट कर लो, क्योंकि दिस इज द बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। मैं अपनी ट्राई करूंगी कि नोट्स, और मैंने वैसे फॉर्मूला लिस्ट भी अपलोड कर दी थी, मैं नोट्स भी जो मैं मेरे को जितने मिलते जा रहे हैं मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ अपने, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपके पास आते हैं ऐसे टॉपिक्स जो लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं 11th में, दैट दोज आर थर्मोडाइनमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। तो अब लोग कहते हैं कि हमें थर्मोडाइनमिक्स इक्विलिब्रियम से डर लगता है, मुश्किल टॉपिक्स हैं, इक्विलिब्रियम हमसे होता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखो थर्मोडाइनमिक्स तो फिर भी कहीं ना कहीं फिजिक्स से काफ़ी लिंक्ड है, और थर्मोडाइनमिक्स फिजिक्स में भी है, तो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी कुछ सिमिलर होते हैं। तो आप थर्मोडायनेमिक्स ट्राई करो कि आप कर लो पूरा अच्छे से, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के भी बने हुए हैं और आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अब इक्विलिब्रियम है, जैसे इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स थोड़े लंबे चैप्टर्स हैं। अब हम लोग क्या सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत डिफिकल्ट हैं क्योंकि वो लंबे भी चैप्टर्स हैं और उसमें से वेटेज भी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा है। तो जैसे अब इक्विलिब्रियम में ना बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम अलग हो गया, आयनिक अलग हो गया, उसमें पीएच के फॉर्मूलाज हैं, बफर के फॉर्मूलाज हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें डर लगने लग जाता है कि इतने सारे फॉर्मूलाज हैं और इतना लंबा चैप्टर है, हम कैसे कर पाएंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप ना एक बार प्रीवियस ईयर पेपर खोल के देखना ज़रा। तो इक्विलिब्रियम से मान लो 4 क्वेश्चन अगर आए ना, तो मैं मानती हूँ, चलो अब मैं ये भी मान लेती हूँ कि 2 क्वेश्चन मुश्किल आ गए होंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे आए होंगे जो बहुत आसान होंगे और जो आप आराम से कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला बेसिक पता है तो अगर जैसे आपको इक्विलिब्रियम बहुत मुश्किल लग रहा है, आपके पास टाइम भी नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर आपके पास है तो मैं तो कहूँगी ज़रूर अच्छे से कर लो इक्विलिब्रियम। बट अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो क्या करो कि एटलीस्ट फॉर्मूलाज अच्छे से कर लो। मैंने इक्विलिब्रियम के मैं अपने शॉर्ट नोट्स और वो भी जो भी है मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पे। फॉर्मूलाज अच्छे से कर लो कि एटलीस्ट अगर 4 में से 2 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आ गए तो हम 2 तो सही करके आ पाएंगे। अगर आपने इक्विलिब्रियम छोड़ दिया तो आपके चारों के चारों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो फिर आप बहुत पीछे हो जाओगे। तो एटलीस्ट ऐसे चैप्टर्स जो बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहा है और आप कर नहीं पा रहे हो ना, तो उनमें एटलीस्ट आप फॉर्मुलाज कर लो ताकि आप फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ। और ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मुला रट रहे हैं, थोड़ा सा अप्लाई कर लो, अप्लाई करके देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, उसके टाइप के थोड़े से क्वेश्चन करके देख लो, और ये देखो कि प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक, जैसे एक मैं आपको बताऊंगी पीएच का क्वेश्चन बहुत आता है कि, और नॉर्मल होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बस पीएच के बारे में पूछ लेते हैं कि किसका पीएच ज़्यादा है कम है, ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं। तो आप एटलीस्ट वो अच्छे से कर जाओ। आप देखो प्रीवियस ईयर में कि अच्छा यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो एटलीस्ट ये टॉपिक तो हम अच्छे से कर जाएं कि ये हम सही कर देंगे। तो ये ज़रूर अच्छे से देख लेना, और कोई चैप्टर ऐसे पूरा ऐसे मत छोड़ देना कि इक्विलिब्रियम मुश्किल है तो पूरा छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। थर्मोडायनेमिक्स करना है, ट्राई करो अच्छे से। और मैंने उसके अपने शॉर्ट नोट्स भी डाले थे जिसमें मैंने बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज और बहुत अच्छे से ट्रिक्स भी बता रखी हैं, तो वो ज़रूर देख लेना। उसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है, उसमें तो मुझे लगता नहीं है किसी को भी प्रॉब्लम होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना और आंसर आ जाएगा आपका, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका 12th की केमिस्ट्री। अब 12th की केमिस्ट्री में ना, ये आप खुद देखो कि आपने बोर्ड एग्जाम्स भी दिए होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज और एनसीईआरटी लेवल का आता होगा, मतलब आराम से आप कर लोगे। और मैंने भी बोर्ड्स के टाइम पे एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर ली थी फिजिकल केमिस्ट्री में भी।
तो और ऐसा कुछ खास नहीं है कि मतलब बहुत हाई लेवल नीट में पूछा जाता है, एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, बहुत एक्स्ट्रा नहीं आता। अब देखो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि सारे ही डिफिकल्ट होंगे, ईजी बहुत ज़्यादा होंगे, बीच बीच में कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन वो पूछेंगे। तो आप हमें किस पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है ईजी पे, कि हम ईजी हिट कर दें और ईजी सारे सही कर दें, डिफिकल्ट भले ही हमें छोड़ने पड़ जाए। तो इसलिए चैप्टर्स अच्छे से करो, छोड़ो मत। अब जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, सॉलिड स्टेट के भी मैं अपने नोट्स अपलोड कर दूंगी, और सॉलिड स्टेट काफ़ी आसान है, आप आराम से कर सकते हो, डरो मत। आप पहले ही डर जाते हो, आप सोचते हो सॉलिड स्टेट मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी, फिजिकल केमिस्ट्री मुझसे होती नहीं है मेरी, क्योंकि फिजिक्स में वीक है। तो डरना नहीं है, आप पढ़ के तो देखो, एक बार देखो फॉर्मूला देखो, इतना आसान है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देखना, आपको लगेगा कि हो सकता है आप कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तो आपको लग रहा हो मुश्किल है, बट आप एक बार प्रीवियस ईयर देखना तो आपको समझ आ जाएगा पैटर्न। अब सॉल्यूशंस हो गया, सॉल्यूशंस भी काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड है, मैंने अपने नोट्स भी इसके अपलोड कर रखे हैं। तो आप बस फॉर्मूलाज एटलीस्ट कर लो और उसके बाद एप्लीकेशन उनकी सीख लो, तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मुझे भी स्टार्टिंग में जब मैंने किया था तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, बट फिर लास्ट तक मेरा हो गया था। बट आपको उसमें भी यही देखना है, सेम इक्विलिब्रियम जैसा, कि उसमें भी ना एक बार जो भी चैप्टर ऐसे लग रहे हैं कि हमसे बिल्कुल भी नहीं हो रहे, पहले तो सारे वो चैप्टर कर लो जो आपको लग रहे हैं ईजी और हम फटाफट कर लेंगे। अब जैसे इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, या फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुश्किल लग रहा है, फिर आप उसमें क्या करो, प्रीवियस ईयर एक बार खोलो और पिछले सालों के क्वेश्चन जितने भी हैं ना वो एक बार देखो कि कौन से टॉपिक्स में से बार बार आ रहे हैं और कौन से में से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एटलीस्ट फॉर्मूलाज उसके एप्लीकेशन और वो वाले टॉपिक्स वो अच्छे से कर लो बस। तो एटलीस्ट ये होगा कि 3 क्वेश्चन अगर आ गए तो आप एक तो सही कराओगे, तीनों के तीनों तो नहीं गलत करोगे ना। तो इसलिए पूरा चैप्टर छोड़ना नहीं है, और ऐसे थोड़ा स्मार्टली पढ़ो अगर आपका बचा है। अगर आपने कर लिया तो बहुत ही बढ़िया बात है यार, क्योंकि केमिस्ट्री हमें स्ट्रॉन्ग करनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम फिजिक्स में अगर कम भी आ जाओ तो हमारा चलेगा। बट अगर हम केमिस्ट्री भी वीक छोड़ दें, फिजिक्स भी वीक छोड़ दें, फिर हम सिर्फ बायो पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हमें केमिस्ट्री थोड़ी स्ट्रॉन्ग करके चलनी पड़ेगी, एटलीस्ट वो चैप्टर जो ईजी और फटाफट कर सकते हैं। उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स के भी मैंने अपने एक शॉर्ट नोट्स अपलोड किए थे, जिसमें एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक है, अगर आप देखोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, उससे फटाफट आपका आंसर आता है। और उसमें भी ये है कि हम थोड़ा डर जाते हैं बस, और कुछ नहीं होता, क्वेश्चन बड़ा आसान आता है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, बार बार ये कह रही हूँ, और उसके बाद उसके टॉपिक्स पढ़ो और फिर समझो कि अच्छा ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, और ट्राई करो कि ये चैप्टर्स मत छोड़ो। अब एक चैप्टर आता है सरफेस केमिस्ट्री, जो बच्चे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि अरे इसमें से तो एक क्वेश्चन आना है, हम क्या, छोड़ो ना, थ्योरी है। अब पर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप बस उसमें से बस चाहे एनसीईआरटी भी रीड कर लोगे ना, तो उसमें से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो आप आराम से कर सकते हो, कुछ खास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। तो एटलीस्ट यार वो चैप्टर जिसमें से आपको पता है कि एक क्वेश्चन पक्का आना है और वो भी ईजी आना है, क्वेश्चन थ्योरेटिकल आना है, तो एटलीस्ट अगर आपसे मैथमेटिकल नहीं होता तो वो चैप्टर्स मत छोड़ो। जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, ये मैंने तब भी बोला था कि ये चैप्टर्स एटलीस्ट मत छोड़ो, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन जो आएगा वो हम सही कर देंगे। वो मैंने गलती की थी जब मेरा मेरा पहला अटेम्प्ट था नीट का, तो मैंने यही सोच के ना ये सारे चैप्टर्स छोड़ दिए थे कि ये तो लेस इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ही तो आना है, तो ये छोड़ देती हूँ और बाकी मुश्किल वाले बड़े वाले चैप्टर्स कर लेती हूँ। अब हुआ पेपर में क्या कि मैंने वो वाले चैप्टर्स छोड़ दिए थे, अब सारे मान लो 3-4 क्वेश्चन आ गए उनमें एक एक करके सारे चैप्टर्स में से, अब मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं है वो आते थे क्योंकि मैं छोड़ के गई थी। और बाकी जो इक्विलिब्रियम मैं पढ़ के गई थी, थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें से कोई ऐसे क्वेश्चन आ गए कि मैं इतना पैनिक कर गई कि मुझे आते हुए भी मेरे गलत हो गए। तो इसलिए एटलीस्ट वो क्वेश्चंस, वो चैप्टर जिसमें से आपको पता है कि क्वेश्चन भी बहुत आसान आना है, थ्योरेटिकली आना है, सीधा पढ़ के टिक करना है, तो वो चैप्टर मत छोड़ना ये सोच के कि कम इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ कम इंपॉर्टेंट नहीं होती है, एक क्वेश्चन तो आएगा ना एक चैप्टर में से, और वो एक क्वेश्चन से ही आपकी पूरी रैंक बन जाएगी, उस एक क्वेश्चन से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अभी आप जब खुद देखोगे ना, जब रिजल्ट आएगा तो आप देखोगे कि एक सेम मार्क्स पे 500 600 लोगों की रैंक सेम होती है, अगर स्टार्टिंग में देखो। बाद में आते आते पता है कितने हज़ार लोगों की सेम मार्क्स होते हैं बिल्कुल, और फिर रैंक बस वैरी करती है छोटे छोटे डिफरेंसेस से, कि आपकी एज कितनी है, आपके बायो में कितने मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, उससे फिर वो ब्रेक करते हैं। तो एटलीस्ट ट्राई करो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, और पहले वो सारे चैप्टर्स कर लो जिसमें पक्का पता है कि हाँ इसमें क्वेश्चन आना है, थ्योरेटिकल आना है, ईजी है, मैं फटाफट कर लूँगी। तो वो सारे चैप्टर्स कर लो, फिर जो डिफिकल्ट है उसमें प्रीवियस ईयर देखो और उसके हिसाब से टॉपिक करो, वो प्रिपेयर कर लो। तो आप केमिस्ट्री अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग रख लेना, और बायो कि फिजिक्स में अगर डिफिकल्ट भी आ गया, फिजिक्स में मेरे गलत भी हो गए क्वेश्चन, तो मेरी बायो केमिस्ट्री में इतने नंबर होंगे कि मेरा सिलेक्शन आराम से हो सकता है। और डरना बिल्कुल नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको गाइड करती रहूँगी। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, मैं अपलोड करूँगी। अब मैं ऑर्गेनिक की भी स्टार्ट करूँगी, और मैंने आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस आगे प्लान किए हैं जो मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊँगी। तो सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल, मैं बहुत अच्छी अच्छी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ आगे। एंड टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।